सी कंपोजिशन स्कीम अदर एस्पेक्ट्स में कंडीशंस क्या है कि आप कंपोजिशन स्कीम में टैक्स इज नॉट कलेक्टेड फ्रॉम रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई। जैसे अभी आपको तो टैक्स कम भरना है, 1% भरना है, ठीक है, या 5% भरना है, और आप सामने वाले जो रेसिपिएंट है उसको तो पता नहीं है, उसको बोल रहे हो कि भाई 18% जीएसटी लगेगा, 18% जीएसटी। वो सोचा हाँ भाई 18% तो जीएसटी लगता ही है। अब उसको किधर मालूम है कि आपका टर्नओवर कम होता है, 1.5 करोड़ के अंदर है, उसको नहीं पता है, तो आप उससे 18% जीएसटी कलेक्ट कर लोगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं। तो ऐसा टैक्स आपको कलेक्ट नहीं करना है रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई से कि आप भर रहे हो 1% और उससे कलेक्ट कर रहे हो 18%, ऐसा नहीं। टैक्स इज नॉट कलेक्टेड फ्रॉम रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई, टैक्स नहीं कलेक्ट करना है। ये कंपोजिशन स्कीम अदर एस्पेक्ट्स में। इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिलेगा नहीं, क्या बेटा? आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर आपने कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट किया है तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। मतलब आप सामान परचेस, सप्लायर क्या करता है, रॉ मटेरियल परचेस करता है, तो परचेस के ऊपर भी उसने कुछ टैक्स भरा होगा ना सामने वाले को। वो परचेस कर रहा है तो उसके ऊपर जो टैक्स भरते हैं उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स। क्या बोलते हैं? इनपुट टैक्स। और क्या होता है, जो सप्लायर टैक्स भर रहा है परचेस करते टाइम पे, सप्लायर भी माल खरीदेगा तभी तो बेचेगा, तो सप्लायर जो खरीद रहा है उसके ऊपर जो टैक्स भर रहा है उस टैक्स का उसको बेनिफिट मिलता है। वो टैक्स वो आगे माइनस कर सकता है, बचा सकता है। कैसे? उसका जीएसटी लाइबिलिटी जो रहेगा ना, उसमें से समझो जीएसटी लाइबिलिटी उसकी कितनी है, उसको जीएसटी लाइबिलिटी देना है, गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना है 10,000, और परचेस करते टाइम पे जो रॉ मटेरियल खरीदा, सप्लायर ने जो मटेरियल खरीदा है या जो भी गुड्स खरीदा है बेचने के लिए, तो परचेस के ऊपर उसने 8,000 का टैक्स भरा है, 8,000 का टैक्स, वो हो गया इनपुट टैक्स। अब वो क्या कर सकता है, वो इनपुट टैक्स जो 8,000 है ना बेटा, उसकी लाइबिलिटी कितनी थी, जीएसटी लाइबिलिटी 10,000, उसमें से 8,000 माइनस कर देगा, तो अब कितना भरना पड़ेगा? सिर्फ 2,000 ही भरना पड़ेगा ना, है कि नहीं? मस्त है ना? तो वो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, इसका अलग से हम लोग को पढ़ना है पूरा सेपरेटली। तो क्या होता है कि अगर कंपोजिशन स्कीम अगर उसने ऑप्ट किया है ना, तो उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्या? अगर उसने कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट किया है तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। समझा? मालूम पड़ा? आईटीसी का उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। मतलब जो उसने 8,000 टैक्स भरा है ना, वो आप किधर से भी सेट ऑफ नहीं कर सकता, माइनस नहीं कर सकता, लाइबिलिटी में से डिडक्ट नहीं कर सकता, खत्म। तो ये भी याद रखने का कि वो आईटीसी अवेल नहीं कर सकता। तो हमेशा याद रखना, अगर कंपोजिशन स्कीम आपने लिया है तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, खत्म। ठीक है? और एक एस्पेक्ट, एक पॉइंट याद रखो सब लोग, कंपोजिशन स्कीम इफ अवेल्ड शैल इंक्लूड ऑल रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग सेम पैन। Composition scheme if availed shall include all registered person having same PAN। सेम पैन है आपका, समझो जैसे कि कोई सप्लायर है, उसके 10 ब्रांचेस हैं अलग अलग स्टेट में, अलग अलग स्टेट में, तो हर स्टेट में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, याद रखो। एक रजिस्ट्रेशन से नहीं चलेगा, हर स्टेट में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, बराबर है? एवरी स्टेट। अगर आपके 15 ब्रांचेस है तो आपको 15 रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, आपके 50 ब्रांचेस है तो 50 रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, हर स्टेट का अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो ऑल रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग सेम पैन है, अगर जैसे 10 से 15 रजिस्ट्रेशन है उसके इंडिया में समझो 15 स्टेट में या 10 स्टेट में, जो भी है, एक एग्जांपल ले लिया हमने, समझो 15 स्टेट में उसके डिफरेंट ब्रांचेस है, तो सबका उसने रजिस्ट्रेशन लिया विथ सेम पैन। क्या? सेम पैन है, मतलब डिस्टिंक्ट पर्सन हो गया वो, ठीक है? तो अब क्या होगा बेटा, अगर कंपोजिशन स्कीम लेना है तो वो पूरे 15 ब्रांचेस का ले सकता है, या तो पूरे 15 ब्रांचेस को कंपोजिशन स्कीम मिलेगा, या तो पूरे 15 ब्रांचेस को नहीं मिलेगा। समझा? कैसा? अगर समझो उसने क्या बोला कि मेरा 2 स्टेट में एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है, तो मैं इधर कंपोजिशन स्कीम लूंगा और बाकी स्टेट में तो मैं नहीं ले सकता, ऐसा नहीं चलेगा। अगर आपको कंपोजिशन स्कीम लेना है, अगर सेम पेन से रजिस्टर्ड है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर स्टेट में आप ले सकते हो, या तो किसी भी स्टेट में नहीं ले सकते। मतलब अगर 15 में से किसी भी एक स्टेट में, 15 में से किसी भी एक स्टेट में, समझो आपके पास 15 स्टेट है और 14 स्टेट में आपने कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट किया है, कंपोजिशन स्कीम, और एक 15th जो स्टेट है उसमें रेगुलर स्कीम में आ गया। रेगुलर मतलब नॉर्मल जीएसटी के रेट,
तो ऐसा नहीं चलेगा। तो आपको जो कंपोजिशन स्कीम मिला था 14 स्टेट में वो भी नहीं मिलेगा, समझा? मतलब विद इन, अगर आपका सेम पैन से रजिस्टर्ड है तो आपको या तो सारे स्टेट में कंपोजिशन स्कीम मिलेगा या तो किसी भी स्टेट में नहीं मिलेगा, या तो पूरा 15 का 15 स्टेट जो है 15 का पूरा 15 का 15 रजिस्ट्रेशन आपका कंपोजिशन स्कीम में आएगा या तो नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि आपने 15 आपका रजिस्टर्ड ब्रांचेस है, बराबर, रजिस्ट्रेशन है, उसमें से फोर स्टेट का आपने कंपोजिशन स्कीम लिया है, बाकी का रेगुलर स्कीम, ऐसा नहीं। तो याद रखना, अगर ऑल रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग सेम पैन है तो आप पूरा 10 से 15 स्टेट जो भी है आपके 15 स्टेट है तो पूरा या तो कंपोजिशन स्कीम में आएगा या तो नहीं आएगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 4 स्टेट में कंपोजिशन स्कीम में है और बाकी स्टेट में रेगुलर स्कीम मतलब जो नॉर्मल जीएसटी रेट है, ऐसा नहीं होता। तो याद रखना कि ऑल रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग सेम पेन रहेगा तो या तो पूरा उसका जो रजिस्ट्रेशन है ब्रांचेस है वो कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकता है या तो नहीं कर सकता, बराबर है, मालूम पड़ा? तो ऐसा नहीं होगा कि ये स्टेट में 1.5 करोड़ के अंदर है तो ये स्टेट में मिल गया और सेकंड स्टेट का जो रजिस्ट्रेशन है मेरा उधर 2 करोड़ से तो उधर मैं रेगुलर स्कीम लूंगा, ऐसा नहीं, बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको, जैसे आपका 2 करोड़ वाला स्टेट है, समझो आपका 2 करोड़ वाला क्या हो गया, स्टेट ले लेते हैं हम लोग अपना उत्तर प्रदेश, उधर 2 करोड़ का आपका है, 2 करोड़ का टर्नओवर है, तो वहां तो आप कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते ना, वहां आपको क्या लेना पड़ेगा, रेगुलर स्कीम। अब वहां रेगुलर स्कीम लिया ना तो ये जो आपका रजिस्ट्रेशन है महाराष्ट्र वाला रजिस्ट्रेशन वो भी रेगुलर स्कीम में हो जाएगा, फिर उस पर कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा। फिर आप बोलोगे सर इधर तो लेकिन 1.5 करोड़ के अंदर था ना, तो गवर्नमेंट ने बोला ना बेटा अगर एक भी आपका रजिस्ट्रेशन रेगुलर स्कीम में आ गया तो सबको रेगुलर स्कीम में रखना पड़ेगा, क्योंकि आप रजिस्टर्ड हो, ऑल रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग सेम पैन है। तो ऐसे केस में हमेशा याद रखना या तो सबको कंपोजिशन स्कीम मिलेगा या तो किसी को नहीं मिलेगा, बराबर। अगर एक भी स्टेट, इवन अ सिंगल स्टेट, अगर आपका क्या, इवन अ सिंगल स्टेट में आपने रेगुलर स्कीम ऑप्ट किया तो अदर स्टेट में कंपोजिशन स्कीम है वो भी नहीं मिलेगा फिर, बराबर है। तो हमेशा याद रखना ऑल रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग सेम पेन में या तो सबको कंपोजिशन स्कीम मिल सकता है या तो किसी को नहीं मिलेगा, बराबर है। तो ये चीज माइंड में रखना, ठीक है। ऐसा नहीं कि 4 ब्रांचेस, मेरे 4 रजिस्टर्ड ब्रांचेस में कंपोजिशन स्कीम है बाकी में रेगुलर स्कीम है, ऐसा नहीं। तो ये चीज अंडरलाइन किया मैंने, याद रखना ऑल रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग सेम पेन, ठीक है। लाइक इफ, लिखा भी है, लाइक इफ सप्लायर इज हैविंग 10 और 15 रजिस्ट्रेशन इन इंडिया विद सेम पेन, दैट इज डिस्टिंक्ट पर्सन हो गया ये, देन ऑल 10 और 15 रजिस्ट्रेशन विल बी, जो भी 10 या 15 रजिस्ट्रेशन जितने भी है विल बी अंडर कंपोजिशन स्कीम, या तो वो पूरे कंपोजिशन स्कीम में रहेंगे और ऑल विल बी आउटसाइड, और ऑल विल बी आउटसाइड द कंपोजिशन स्कीम, राइट। सप्लायर ऐसा नहीं कर सकता, सप्लायर कैन नॉट डू दैट लाइक 4 ब्रांचेस इन कंपोजिशन स्कीम एंड अदर्स इन रेगुलर, समझा। सप्लायर कैन नॉट डू दैट लाइक 4 ब्रांचेस इन कंपोजिशन स्कीम एंड अदर्स इन रेगुलर, ऐसा नहीं, ठीक है। तो ये था आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है बेटा, नॉर्मल बेसिक, ठीक है। कंपोजिशन स्कीम के एस्पेक्ट्स क्या, नॉन एलिजिबल सप्लाईज इन कंपोजिशन स्कीम, नॉन एलिजिबल मतलब ये जो सप्लाई है उनको कंपोजिशन स्कीम मिलेगा ही नहीं। फर्स्ट क्या है, सप्लायर ऑफ गुड्स विच आर नॉट टैक्सेबल अंडर द जीएसटी, अरे जो जिसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल ही नहीं है उसको कंपोजिशन स्कीम मिलेगा कैसे यार, ठीक है। सो सप्लायर ऑफ गुड्स विच आर नॉट टैक्सेबल अंडर द जीएसटी एक्ट, जिनके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल ही नहीं है, जैसे पेट्रोल के ऊपर नहीं है, पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल, ये सब के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, अल्कोहल के ऊपर नहीं है, तो इनको कहां से कंपोजिशन स्कीम मिलेगा, इनके ऊपर तो जीएसटी लागू नहीं होता तो इनको कंपोजिशन स्कीम कैसा मिलेगा, है कि नहीं। तो ये लोग बाहर है, कंपोजिशन स्कीम इनको सवाल ही नहीं उठता। और सेकंड क्या बोलता है, अगर किसी सप्लायर ने दूसरे स्टेट में सप्लाई किया है, माल बेचा है, इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई, बिटवीन 2 स्टेट सप्लाई कर रहा है, माल बेच रहा है, तो उसको भी कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा, वो भी कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकता। हाँ, इंटर स्टेट अगर परचेस करेगा तो चलेगा, अगर दूसरे स्टेट से उसने कुछ खरीदा है उसका टेंशन नहीं है। इनवर्ड सप्लाई की बात नहीं हो रही है इधर, किसकी बात हो रही है, आउटवर्ड, मतलब
बेचने की बात हो रही है। अगर उसने दूसरे स्टेट को बेचा है, सप्लाई किया है, तो वो कंपोजिशन स्कीम भूल के भी नहीं ले सकता, सोच भी नहीं सकता फिर, राइट। सो सप्लायर ऑफ इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स अगर आ गया तो उसको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा। फिर पर्सन सप्लाइंग व्हाट गुड्स थ्रू एन इको, इको मतलब इकोनॉमिक्स नहीं रे बाबा, इको मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर मतलब क्या, ये जो अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, ये सब क्या है, ये सब इको है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है बेटा, करेक्ट। व्हाट, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, इको। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर मालूम पड़ गया ना। तो कोई भी पर्सन अगर सप्लाई कर रहा है गुड्स थ्रू एन इको, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर से, अगर वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर का प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है सप्लाई करने के लिए, तो वो भी कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकता, खत्म। अगर आपने अमेजोन को यूज किया सप्लाई करने के लिए, गुड्स अपना बेचने के लिए अमेजोन से, बराबर है, एग्रीमेंट तो करना पड़ेगा ना भाई, हमारा माल बेचो फ्लिपकार्ट से, बराबर है, वहां से आपने कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट किया है, वहां से आप सप्लाई कर रहे हो, पर्सन सप्लाइंग गुड्स थ्रू एन इको इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जेबेंग एटसेट्रा, तो आप कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते, यू कैन नॉट ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम, याद रखना। और क्या बोलता है, मैन्युफैक्चरर ऑफ सर्टेन गुड्स एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। और देखो ये जो मैन्युफैक्चरर है ना सर्टेन गुड्स के, इनको भी कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा, ये भी कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। कौन कौन, आइसक्रीम एंड अदर एडिबल आइस, जो मैन्युफैक्चरर है आइसक्रीम के और अदर एडिबल आइस, वेदर और नॉट कंटेनिंग कोको, चाहे उसमें कोको हो या ना हो, कोको कोला पता है ना, वो कोल्ड ड्रिंक्स वाला, ठीक है। तो ऐसे कंपनीज को, आइसक्रीम्स को या फिर अदर एडिबल आइस, वेदर और नॉट कंटेनिंग कोको, उसमें कोको हो या ना हो, बराबर। तो आइसक्रीम हो गए और ये जो कोक वाले हैं, बराबर, उनको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा, बराबर है। आइसक्रीम और अदर एडिबल आइस, वेदर और नॉट कंटेनिंग कोको, क्या कोको कोला को, कोक जो बना रहे हैं उसको क्या कंपोजिशन स्कीम मिलेगा, नहीं मिलेगा ना, सब बड़े बड़े कंपनी होते हैं भाई, ठीक है। तो आइसक्रीम एंड अदर एडिबल आइस, वेदर और नॉट कंटेनिंग कोको, उनको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा। सेकेंडली क्या, पान मसाला, अगर पान मसाला का है मैन्युफैक्चरर, पान मसाला वाले को भी कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा, बराबर है, इनको भी कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा। आइसक्रीम कोको, राइट, आइसक्रीम एंड अदर एडिबल आइस, वेदर और नॉट कंटेनिंग कोको। सेकंड पान मसाला, पान मसाला को भी आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा। देख रहे हो कंपोजिशन स्कीम कितना सिंपल स्कीम है, कितना अच्छा स्कीम है, इजी स्कीम है, बड़े लोग को नहीं मिलेगा, याद रखना। कंपोजिशन स्कीम से कितनी फॉर्मेलिटीज आपकी दूर हो जाती है, कितना टेंशन दूर हो जाता है कि नहीं, बट ये लोग को नहीं मिलेगा भाई, ठीक है। पान मसाला, टोबैको, टोबैको एंड मैन्युफैक्चरिंग टोबैको सब्स्टिट्यूट, अगर आप बना रहे हो टोबैको या मैन्युफैक्चरिंग टोबैको सब्स्टिट्यूट, तो उसमें भी कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते बाबा। टोबैको मैन्युफैक्चरिंग जो है, या टेबो या फिर मैन्युफैक्चरिंग टोबैको सब्स्टिट्यूट बना रहे हो, तो आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा। आप रेगुलर टैक्स भरो जीएसटी का, रेगुलर, रेगुलर मतलब बहुत सारी फॉर्मेलिटी, टैक्स रेट भी ज्यादा, राइट। तो ये चीज है, तो याद रखना। So these all are what non-eligible supplies in composition scheme. These all are what बेटा, non-eligible supply in composition scheme. सबको याद रखना चाहिए। क्या, other conditions and restrictions. What बेटा, other conditions and restrictions for composition scheme. Other conditions and restriction for what? Composition scheme में सबसे पहला क्या देखा आपने बेटा, कि supplier is neither, क्या, सप्लायर इज नीदर अ व्हाट, सीटीपी नॉर अ एनआरटीपी। सप्लायर ना तो सीटीपी होना चाहिए, सीटीपी मतलब कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नहीं होना चाहिए, नॉर अ नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, एनआरटीपी। सीटीपी एनआरटीपी आया तो कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकता, याद रखना, उसको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मतलब जो पर्सन होते हैं जो दूसरे दूसरे स्टेट में जाते हैं, एग्जीबिशन लगाते हैं, सामान बेचते हैं, वो सब कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ठीक है, वो सब कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, तो उनको, बराबर है, उनको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा। दूसरे स्टेट में जा रहे हैं ना माल बेचने के लिए, ठीक है, एग्जीबिशन लगा के माल बेच रहे हैं, पैसा लेके आ रहे हैं, उनको नहीं। और जो नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, बराबर है, नॉन रेसिडेंट, ठीक है, बाहर के, तो नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन भी अगर
रहेगा तो उसको भी कंपोजिशन स्कीम मिलेगा नहीं। तो याद रखना सीटीपी एनआरटीपी को कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा। समझा क्या? सीटीपी एनआरटीपी याद रखना, सीटीपी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, एनआरटीपी नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, अगर ये है तो उसको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट सेकंड, कि आपने जो स्टॉक खरीदा है, जो गुड्स खरीदा है, वो आप अनरजिस्टर्ड डीलर से अगर आप खरीदोगे, अनरजिस्टर्ड डीलर, तो आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा। तो भाई रजिस्टर्ड डीलर से खरीदना, अनरजिस्टर्ड डीलर से खरीदा ना तो कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा। मतलब अनरजिस्टर्ड सप्लायर से खरीदोगे तो आपको कंपोजिशन स्कीम मिलेगा नहीं, क्योंकि अगर आप अनरजिस्टर्ड सप्लायर से खरीदोगे ना तो आप रिवर्स चार्ज में आ जाते हो। पढ़ाया था ना लास्ट लेक्चर में, रिवर्स चार्ज, लास्ट टू लास्ट लेक्चर, रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज में क्या होगा? रिवर्स चार्ज में बराबर है, जो खरीदने वाला होता है रेसिपिएंट, उसको टैक्स भरना पड़ता है। तो अगर आपने खरीदा है अनरजिस्टर्ड डीलर से, बराबर है, कोई स्टॉक अगर आपने अनरजिस्टर्ड डीलर से खरीदा है तो ठीक है, खरीदा है आपने, आप उसको सप्लाई करोगे बाद में। लेकिन अगर आपने अनरजिस्टर्ड डीलर से कुछ भी स्टॉक खरीदा है तो आप कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। तो अनरजिस्टर्ड डीलर से आप मत खरीदो, ठीक है? स्टॉक हैज नॉट बीन परचेज फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड डीलर और सप्लायर, ठीक है? मालूम पड़ा? क्योंकि बाद में फिर आप बेचोगे तो उसके बेसिस पे आप, बराबर, आपको प्रोसेसिंग करना पड़ता है ना। तो जो भी होगा उसमें एप्लीकेशन में आपको डायरेक्टली दिखा कि आपने स्टॉक परचेज किया है अनरजिस्टर्ड डीलर से, तो आपको कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा, याद रखना, ठीक है? तो आप रजिस्टर्ड डीलर से ही खरीदो, फिर बाद में सप्लाई करो, कोई टेंशन नहीं, ठीक है? मालूम पड़ा? क्लियर? क्योंकि अगर आपने खरीदा है अनरजिस्टर्ड डीलर से तो आप रिवर्स चार्ज के अंदर टैक्स भरते हो, रिवर्स चार्ज आ गया आपके ऊपर, रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होता है, तो रिवर्स चार्ज में आप टैक्स भरते हो, समझे कि नहीं? तो अनरजिस्टर्ड डीलर से अगर आप खरीदते हो, अनरजिस्टर्ड डीलर, याद रखना, अनरजिस्टर्ड डीलर, तो टैक्स की लाइबिलिटी, टैक्स डिपॉजिट करने का बर्डन आपका होता है, आपको भरना पड़ता है, ठीक है? तो याद रखना, ये भी एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि अगर स्टॉक आपने परचेज किया अनरजिस्टर्ड डीलर से तो आप कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ आपकी लाइबिलिटी अराइज हो रही है, आपको डिपॉजिट करना है टैक्स गवर्नमेंट को। बिकॉज इफ परचेज फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड डीलर, if purchased from an unregistered dealer, then tax liability arise under reverse charge. तो ये भी एक पॉइंट याद रखने का, समझा? मालूम पड़ा? क्लियर? देखो ये तो वही चीज हो गया, ये तो वही चीज हो गया कि भाई अगर अनरजिस्टर्ड डीलर से आपने खरीदा है तो आप रिवर्स चार्ज के अंदर, रिवर्स चार्ज के अंडर आपकी लाइबिलिटी हो गई। तो आपको क्या करना है? टैक्स डिपॉजिट करना है गवर्नमेंट को, टैक्स आपको डिपॉजिट करना है गवर्नमेंट को। हाँ, अगर आपने पूरा टैक्स आपने गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर दिया है तो बाद की बात है, तब आप क्या कर सकते हो, बराबर है, आप क्लेम कर सकते हो, राइट? लेकिन याद रखो हमेशा कि अनरजिस्टर्ड डीलर से अगर आपने खरीदा है, अनरजिस्टर्ड डीलर, तो वहां टैक्स की लायबिलिटी रिवर्स चार्ज में आपके ऊपर आ जाती है, तो सवाल ही नहीं उठता, फिर क्या कंपोजिशन स्कीम लोगे यार, ठीक है? तो ही शैल पे टैक्स, अभी देखो क्या बोल रहा है, ही शैल पे टैक्स अंडर सेक्शन 9394, he shall pay tax under section 9 subsection 3 9 subsection 4 reverse charge on inward supply, ठीक है? तो बेटा अभी इसमें जो भी सप्लायर है, बराबर है, अगर उसके, देखो सप्लायर कौन था? सामने वाला बंदा जिसने आपको सप्लाई किया, आपने खरीदा, आपने खरीदा, तो ये क्या हो गया आपका इनवर्ड सप्लाई, मतलब आपने परचेज किया है। तो अगर आपने परचेज किया है अनरजिस्टर्ड डीलर से या फिर लॉयर से, लॉयर से भी अगर आप सर्विस ले रहे हो तो इनवर्ड हो गया ना, आपका इनवर्ड सर्विस हो गया ना, इनवर्ड सप्लाई। लॉयर से भी अगर आप सर्विस ले रहे हो तो क्या होगा? उसके ऊपर रिवर्स चार्ज, देखो आपके ऊपर क्या आ गया? रिवर्स चार्ज की लाइबिलिटी आ गई। रिवर्स चार्ज मतलब टैक्स आपको जमा करना है गवर्नमेंट को, टैक्स आपको डिपॉजिट करना है गवर्नमेंट को। तो ही शैल मतलब जो भी है उसको टैक्स भरना पड़ेगा 9394 के अंडर, बराबर है? जो अपना मेन सप्लायर है भाई, उसने अगर सप्लायर ने कोई इनवर्ड सप्लाई किया, कुछ परचेज किया है, या तो अनरजिस्टर्ड डीलर से लिया या सर्विसेज ली है लॉयर से, तो वो रिवर्स चार्ज के अंडर आ गया, तो रिवर्स चार्ज के अंडर उसको टैक्स पूरा भरना ही पड़ेगा, बराबर है? जब तक वो पूरा टैक्स भरेगा नहीं तब तक सवाल ही नहीं उठता कुछ आगे सोचने का। एग्जाम्पल देखो, जैसे लाइक इफ सप्लायर टेक्स सर्विसेज फ्रॉम लॉयर, अगर उसने सर्विस लिया लॉयर से, दैट इज इनवर्ड सर्विस लिया है, देन सप्लायर हैव टू पे टैक्स एट द रेट ऑफ 18%, पूरा 18% पूरा टैक्स भरना पड़ेगा अंडर रिवर्स चार्ज, उसको पूरा भरना पड़ेगा।
बराबर है कि नहीं? सो द रजिस्टर्ड पर्सन शेल इशू अ बिल ऑफ सप्लाई एंड मेंशन दैट अ कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाई, बराबर है। और अगर आपने रजिस्टर्ड पर्सन से लिया है, समझो रजिस्टर्ड पर्सन से लिया है तो टेंशन नहीं आपको, रजिस्टर्ड पर्सन से आपने कोई इनवर्ड सप्लाई या परचेस किया है तो आपको टेंशन नहीं है, बराबर है। वो रजिस्टर्ड पर्सन एक बिल ऑफ सप्लाई दे देगा बस, बराबर है, मालूम पड़ा, बिल ऑफ सप्लाई दे देगा, खत्म। उस बिल ऑफ सप्लाई पे लिखा रहता है कि कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है, नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाई, बस। तो सिंपल सा फंडा देखो, सिंपल सा फंडा बता रहा हूं मैं आपको। क्या सबसे पहला अदर कंडीशन या रिस्ट्रिक्शन में क्या हो गया कि सप्लायर क्या नहीं होना चाहिए, सीटीपी एनआरटीपी नहीं होना चाहिए। अनरजिस्टर्ड डीलर से वो परचेस करेगा तो वो भी कवर नहीं होगा, अनरजिस्टर्ड डीलर से खरीदा तो रिवर्स चार्ज के अंडर आ जाएगा, तो रिवर्स चार्ज के अंडर अगर आ गया तो वो कंपोजिशन स्कीम अप्लाई, कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकता। सर्विसेज भी लिया है तो फिर भी रिवर्स चार्ज के अंडर आ गया तो वो कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकता, बराबर है। हाँ, उसको रजिस्टर्ड डीलर से लेना है, रजिस्टर्ड डीलर से लोगे तो आपका प्रोसेसिंग हो जाए, अनरजिस्टर्ड डीलर से नहीं, ठीक है, मालूम पड़ा। और अगर रिवर्स चार्ज के अंडर आ गया तो आपको पूरा टैक्स भरना पड़ेगा। अगर आपने रजिस्टर्ड डीलर से लिया और रजिस्टर्ड डीलर समझो लॉयर है, तो लॉयर लॉयर हो गया मतलब रिवर्स चार्ज की लाइबिलिटी आ गई ना आपके ऊपर, लॉयर की सर्विस मतलब रिवर्स चार्ज की लाइबिलिटी, तो रिवर्स चार्ज में आपको पूरा टैक्स पहले भरना पड़ेगा, पूरा टैक्स आपको भरना पड़ेगा, तभी आप कंपोजिशन स्कीम का क्लेम कर सकते हो, दैट्स इट, बराबर, क्लियर है। तो ये नॉर्मल 2 पॉइंट याद रखो, एनआरटीपी सीटीपी और अनरजिस्टर्ड डीलर से अगर आपने लिया है, कुछ भी परचेस किया तो आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा,